कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम इस्लामिक स्थापत्य कला के विषय में पढ़ रहे थे और इस्लामिक स्थापत्य कला के विषय में हम उसकी जो विशेषताएं थी हम उसे पढ़ चुके थे। अब उसके प्रश्न पूछने का जो तरीका रहता है वो दूसरे प्रकार का ये रहता है कि वो इस्लाम जो भारत में आया और जो कई सारे वंशजों के माध्यम से आया, उसमें जो पहला वंश जो रहे वो हम दिल्ली सल्तनत में मान के चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो लाया गया, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना गया। उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आया, सैयद आया, लोधी आया। फिर उसके बाद में कुछ क्षेत्रीय शक्तियां रही जो इस्लाम का प्रभाव भारत में बनाते रही, जिसमें आपको मांडू दिखाई देगा, जौनपुर दिखाई देगा, बीजापुर दिखाई देगा। और उसी के बाद में हमें मुगल काल भी दिखाई देगा, जिसने इस्लामिक स्थापत्य कला का कहीं ना कहीं नेतृत्व किया 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो प्रश्न पूछने का तरीका ये होता है कि अब वो इन वंशजों के आधार पर या फिर पूरे के पूरे एरा को लेकर पूछता है कि आप 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी में जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ उसके बारे में आप हमें बताइए। तो जब ऐसे प्रश्न पूछता है तो हमारे लिए ये चुनौती बन जाती है कि अब ऐसे प्रश्नों को डील कैसे करें, क्योंकि हमने तो केवल इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषता पढ़ी, हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं पढ़ा, हमने मुगल काल के बारे में नहीं पढ़ा है, हमने बीजापुर के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे नहीं, केवल और केवल स्थापत्य कला के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करना है वो हम स्वाभाविक रूप से जब हम मिडेवल पढ़ेंगे वहां पर हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। पर अभी केवल और केवल हम स्थापत्य कला को जानकर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में और अन्य जो वंशज रहे उनके बारे में हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जो थी के समय स्थापत्य कला किसके समय? दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत जो चली बेटा 1206 ईसा से लेकर 1526 ईसा तक के चली। पानीपत का जैसे युद्ध समाप्त होता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है बाबर के माध्यम से, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से समापन दिखाई देता है दिल्ली के ऊपर। और इसके समय में जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ वो कई सारे वंशजों के माध्यम से हुआ। तो कई सारे वंशज में हम यदि हम वंश के बारे में देखते हैं तो कई सारे हमें वंशज दिखाई देते हैं, जिसमें पहला वंश हमें गुलाम वंश दिखाई देता है। कौन सा वंश बेटा? गुलाम। दूसरा खिलजी। तीसरा सैयद वंश बेटा, सॉरी तुगलक, सैयद और लास्ट लोधी। इन वंशजों में भी कई सारे शासक रहे, चाहे आप खिलजी वंश ले, तुगलक वंश ले, सैयद ले, लोधी, परंतु इनके समय में कई सारी विशेषता हमें दिखाई दी। पर हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कोई भी स्थापत्य कला का जो विकास होता है वो हमेशा शांत स्थिर साम्राज्य के समय में होता है। यदि हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के समय में मंगोलियन का लगातार आक्रमण, और दूसरी बात रहे ये थी कि हमारे भारत में एक नवीन सत्ता का कहीं ना कहीं प्रवेश था। तो स्वाभाविक रूप से भारत के जो राज्य थे जो पूर्व में कहीं ना कहीं पहले से स्थापित थे, उन राज्यों के द्वारा भी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत को हमेशा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था। तो मतलब बाहर से आने वाले जो इस्लाम था उसके ऊपर कहीं ना कहीं मंगोलियन आक्रमण का खतरा मंडराते रहता था। चंगेज खां उसके बाद में जो लगातार शासक रहे उनका, साथ में भारतीय शासकों जो पहले से थे राजपूत शासक, उनका भी कहीं ना कहीं लगातार इनके ऊपर आक्रमण करने की गुंजाइश थी। तो हमेशा दिल्ली सल्तनत हमें अस्थिर ज्यादा दिखाई दी, और अस्थिर ज्यादा दिखाई दी तो अस्थिरता के कारण कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हमें दिल्ली सल्तनत का ज्यादा विकास नहीं दिखाई देता। पर दिल्ली सल्तनत 300 वर्ष तक के शासन करते रहे तो हमेशा अस्थिर नहीं रहे। कुछ वंशजों के समय में वो स्थिरता को प्राप्त करते रहे, और जब स्थिरता को प्राप्त की तो उस समय में
उस समय के शासकों के द्वारा कला एवं संस्कृति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया गया, जिसमें स्थापत्य कला को भी बहुत अधिक प्रोत्साहित किया गया। इसी में हमें गुलाम वंश जब आता है तो गुलाम वंश के बारे में जैसे हम दिखाई देता है, तो इस वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई। और गुलाम वंश की स्थापना के समय में इसका जो नजरिया था वो सूफीवाद के तरफ बहुत अधिक ज्यादा आकर्षित था। और सूफीवाद की तरफ बहुत अधिक आकर्षित होने के कारण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इन्होंने दिल्ली में, जो वर्तमान दिल्ली है, वहां पर कुतुब मीनार के निर्माण, प्रारंभ में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया जो कुछ मंजिला तक के ही हो पाया। उसके बाद में इनका ही वंश जो आगे लेकर चला जिसका नाम था इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश के द्वारा कहीं ना कहीं इस इमारत के निर्माण को पूरा किया गया। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने भी इस इमारत को पूरा करने की कोशिश की। तो प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया, तो कुतुब मीनार का। फिर प्रश्न पूछता है किसकी याद में कराया, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसका संबंध किससे था, इस्लाम से था, परंतु कौन से वाद से था, सूफी वाद से था। और कौन से सिलसिले से था, चिश्ती सिलसिले से। किससे सिलसिले से था, चिश्ती सिलसिले से था। तो अब ये सिलसिला क्या होता है तो हम मिडेवल जब पढ़ेंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, केवल इतनी बातें जानना। इसी के बाद में आपको इसी वंश में आगे जो इल्तुतमिश दिखाई देता है, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा था, उसका मकबरा भी कहीं ना कहीं इस्लामिक स्थापत्य कला का एक अमूल्य धरोहर माना जाता है। ये भारत में बना हुआ पहला इस्लामिक पूरी तरह से बना हुआ पहला मकबरा। इसके बाद में बलबन के समय में भी हमें दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला का विकास दिखाई देता है, परंतु प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए कुतुब मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इसी के बाद में खिलजी वंश आया बेटा। ये खिलजी वंश कुछ समय तक के शासन किया, 1290 के करीब शासन किया और 1320 ईसा के करीब इस वंश का क्या हो गया, समापन। इस वंश में जो अधिक समय तक के शासन करने वाला व्यक्ति था, जिसको बहुत अधिक ज्यादा पढ़ा जाता है, पढ़ने का कारण उसकी बाजार व्यवस्था, उसकी मार्केट पॉलिसी। उस मार्केट पॉलिसी के कारण हम उसे बहुत अधिक पढ़ते, परंतु जो एक वास्तविकता है जिसके कारण भी हम इसे पढ़ते हैं वो है इसके समय की एक अच्छी वास्तुकला, स्थापत्य, वो है अलाई दरवाजा। उस व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा, इस अलाई दरवाजे की कहीं ना कहीं महिमा मंडन मार्शल, जो अंग्रेजों के समय का एक अच्छा वास्तुकार था, उसने कहा कि अलाई दरवाजा दिल्ली सल्तनत की एक अमूर्त धरोहर है जिसका संरक्षण करना हमारे पीढ़ियों का कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। इसकी खास विशेषता थी जालियों का निर्माण और उल्टे नाल वाली जो दरवाजा ऐसा बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं खिलजी वंश के समय में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई जो इमारत, उसका बहुत अधिक महत्व, ये इसके कारण खिलजी वंश बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा। परंतु खिलजी वंश ज्यादा समय तक के नहीं रहा, जिसके कारण खिलजी वंश के समय में हमें और अधिक अच्छी अच्छी इमारतें नहीं दिखाई, जैसे सीरी का किला हमें दिखाई देता है। वो भी ध्यान में रखिए, सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, खिलजी वंश से संबंधित था। तुगलक वंश आते बेटा। ये तुगलक वंश ने लंबे समय तक के शासन किया। तुगलक वंश के कई सारे शासक रहे, जिसमें से एक शासक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में डाक व्यवस्था को अच्छे नए रूप में लगाने का काम उसी ने किया। फिर बाद में आप नहरों के माध्यम से सिंचाई की अगर बात करते हो तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही प्रमुख रूप से दिखाई देता है, जिसने कई सारे नहरों का निर्माण किया जो वर्तमान में भी दिल्ली में कहीं ना कहीं पानी सप्लाई करती है। उसके बाद में आप देखिए फिरोज शाह तुगलक, उसके बीच में मोहम्मद बिन तुगलक। परंतु ये जो शासक रहे, ये शासकों का काल भले ही थोड़ा बड़ा था, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक अगर देखोगे तो इसका भी एक लंबा शासन रहा, लगभग 26-27 वर्षों का रहा। आप फिरोज शाह तुगलक देखा तो 38 वर्ष के करीब करीब शासन रहा। परंतु ये जो शासन रहा वो अस्थिर रहा। अस्थिर होने का एक प्रमुख कारण कि दिल्ली सल्तनत इस समय में पूरे भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन कर चुकी थी, और शासन करने के कारण लगातार उस शासन के प्रति जनता में और स्थानीय नागरिकों में और स्थानीय सरदारों में
विरोध की भावना थी, असंतोष की भावना थी, और इसी असंतोष की भावना के कारण वहां पर विद्रोह ज्यादा होने लगे, तो अस्थिर ज्यादा बना। क्या बना? अस्थिर ज्यादा बना। और इस अस्थिरता के कारण कहीं ना कहीं तुगलक वंश के समय में हमें अच्छी स्थापत्य कला का विकास नहीं दिखा। इसके पीछे एक और कारण था, तुर्कियों का भी इस समय में बहुत अधिक आक्रमण हुआ, सॉरी मंगोलियनों का जो बहुत अधिक आक्रमण हुआ, और मंगोलियन के आक्रमण के कारण भी अस्थिर। तो इस समय की जो खास विशेषता रही, खास विशेषता इस समय में ये रही कि इस समय में जो किलों का निर्माण किया गया, किसका बेटा? किलों का निर्माण किया गया, वो किलों का निर्माण ढलवा दीवारों के रूप में किया गया, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रखकर था। मतलब दीवारों का ऐसा निर्माण जो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर कहीं ना कहीं उसकी जो चौड़ाई रहती थी वो कम होती जाती। तो मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखकर तुगलक वंश के समय में दीवारों का निर्माण किया गया। इसके समय हमें बहुत अधिक स्थापत्य का ज्यादा विकास नहीं दिखाई। सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान वंश था। इसके समय में विकास हुआ सैयद के वंश समय में, पर सैयद वंश दूसरा सबसे दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे ऐसा वंश था जो सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए खिलजी, उसके बाद में सैयद, फिर लोधी, फिर गुलाम तुगलक, ये आते हैं। तो सैयद वंश के समय में खास विशेषता ये रही कि इस समय मकबरों का निर्माण बहुत, मकबरों के लिए ही सैयद वंश जाना जाता है। मकबरे ज्यादा दिखाई दिए, और मकबरे ज्यादा दिखाई दिए इसके कारण से मकबरे कहा गए। और अन्य विकास इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि इस समय में अस्थिरता बहुत अधिक व्याप्त थी। तुगलक वंश के बाद में अस्थिरता बहुत अधिक व्याप्त थी, क्योंकि 1398 के करीब करीब तैमूर का आक्रमण हुआ था, और तैमूर के आक्रमण के बाद पूरी अस्थिरता दिल्ली में के आसपास के क्षेत्र में आ चुकी थी। इसलिए वंशज जो थे वो अधिक समय तक शासन नहीं कर पा रहे थे। लोधी वंश, लोधी वंश की सबसे खास विशेषता ये रही कि इन्होंने झरनों का प्रयोग किया, इन्होंने जो फव्वारे रहते उनका प्रयोग किया, साथ में बागों का प्रयोग किया। और इनके बागों की खास विशेषता ये थी कि बीच में ये लोग क्या करते थे, महल का निर्माण करते थे, और उसके चारों ओर क्या करते थे, बागों का निर्माण करते थे। तो इसमें खास विशेषता ये होगी कि चारबाग शैली इसकी खास विशेषता है, जिसे आगे चलकर जो मुगल सल्तनत रही, मुगल रियासत रही, उसके द्वारा इस शैली को बहुत अधिक विकसित किया गया। मुगल काल में अकबर के समय में, मुगल काल में शाहजहां के समय में ये चारबाग शैली अपनी पराकाष्ठा पर हमें भी दिखाई देती है। तो याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना रहती है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते चलेंगी। तो ये था दिल्ली सल्तनत के समय में जो वंशजों के आधार पर जो विकास हुआ उसके बारे में, और उनके द्वारा जो इमारतें बनाई गई, खास खास उन इमारतों के बारे में हमारे द्वारा वर्णन। अब हम ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल काल के समय में किस प्रकार से विकास हुआ इस्लामिक स्थापत्य कला का। पर मुगल काल को देखने से पहले मेरी इच्छा यह है कि आप क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ लें, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियों का जो विकास हुआ बेटा, वो क्षेत्रीय शक्तियों का विकास दिल्ली सल्तनत के पतन के और मुगल काल के उद्धार के बीच में हुआ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ चुके हैं, तो हमें अब मुगल ना पढ़कर क्षेत्रीय शक्तियां पढ़ना चाहिए। और क्षेत्रीय शक्तियां भी कौन सी, जो इस्लाम से संबंधित थी, हमें उसे पढ़ना चाहिए। हम जब उसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस्लामिक स्थापत्य कला का जो क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा किया गया, उसके बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। अब हम क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्षेत्रीय शक्ति आप बोलोगे सर ये एकदम से कैसे ला दी, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के समय में कई सारे वंशज अपने आप को स्वतंत्र कर बैठे, कई सारे जो जमींदार थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर बैठे, जितने लोगों को एकता मिला था वो अपने आप को स्वतंत्र कर बैठे। और इस स्वतंत्रता के दौरान हमें एक नया राज्य दिखाई दिया जिसका नाम था जौनपुर। उत्तर प्रदेश में है जौनपुर। मध्य प्रदेश में एक नया वंश, उस वंश की शुरुआत हुई 1406 के करीब करीब मांडू में। आपने नाम सुना होशंगाबाद का, तो होशंग शाह के नाम पर रखा गया, और होशंग शाह का संबंध
मांडू से था। इसी के बाद में हम एक और वंश देखेंगे जो दक्षिण भारत के वर्तमान हैदराबाद के आसपास में था, उसका नाम था बीजापुर। क्या नाम था बेटा? बीजापुर। बीजापुर, मांडू, जौनपुर, ये प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं हमें क्षेत्रीय शक्तियां जो इस्लामिक स्थापत्य कला का कहीं ना कहीं क्या करे, प्रतिनिधित्व करते दिखाई। जौनपुर कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से ही बनी, तो मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का प्रभाव। परंतु जौनपुर एक लंबे समय तक के स्थिर शासन को स्थापित कर पाई। तो अभी मैंने कहा कि जो शासन लंबे समय तक स्थिर रहता है, तो कहीं ना कहीं उस शासन को स्थापित करने वाले राजा, कहीं सम्राट, कला एवं संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं। तो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है? स्थापत्य। तो इस समय में जौनपुर में आपको इमारतों का कहीं ना कहीं एक अच्छा नमूना दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी इमारतें बनती हुई दिखाई देंगी, जिसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग और साथ में रंग बिरंगे और भी प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते हुए आपको दिखेगा। इसी समय में जो जौनपुर था वो धीरे धीरे दिल्ली से भी अधिक भारत में प्रसिद्ध नगर के रूप में उभर कर, और यही कारण रहा कि इसकी तुलना पूर्व के सिराज से की जाने, किससे? पूर्व में जो पहले था पूर्व का सिराज, उससे की जाने लगी। जो वर्तमान में जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, वहां पर एक प्रमुख शहर था, उसे कहा जाता, वो सिराज जो था इस्लामिक स्थापत्य कला शिक्षा के लिए बहुत अधिक फेमस था। ऐसा ही कुछ भारत में जौनपुर हमें दिखाई देने लगा, और इसलिए जो इतिहासकार थे उन्होंने जौनपुर को सिराज की संज्ञा देने लगे। तो प्रमुख रूप से किसका प्रयोग होने लगा? लाल बलुआ पत्थर। पर जो मांडू था, ये मांडू जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के धार में दिखाई देता है, और इस समय में यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर भी दिखाई देगा। पर इसकी खास विशेषता ये थी कि संगमरमर का जो प्रयोग था, संग ए मरमर, ये बुलाया था संग ए मरमर, रियल में क्या बुलाया था? संग ए मरमर। उसका प्रयोग अगर हमें दिखाई देता है तो हमें मांडू से ही दिखाई देता है। यहाँ पर जो महलों का निर्माण किया जाता था वो ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों पर किया जाता था, पहाड़ी क्षेत्रों पर किया जाता था, और उस पहाड़ी क्षेत्र पर जाने के लिए नीचे से लेकर ऊंचाई तक के विभिन्न प्रकार के अलग अलग पत्थरों का, रंग बिरंगे पत्थरों का प्रयोग किया। चारों तरफ से हवा के प्रवेश के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए अच्छे अच्छे जालियों का निर्माण किया जाता था, और जालियों का निर्माण आपने देखिए अलाई दरवाजा एक प्रमुख रूप से। तो ये कहीं ना कहीं मांडू को कहीं ना कहीं एक सुंदर शांत शहर के रूप में कहीं ना कहीं विकसित कर। तो मांडू भी इस्लामिक स्थापत्य कला का एक प्रमुख नमूना दिखे। इसी के बाद में बीजापुर साम्राज्य का जो विकास हुआ आप पढ़ोगे, आपको मैं बीजापुर और विजयनगर साम्राज्य दो बताऊंगा। विजयनगर साम्राज्य आपको हरिहर और बुक का विजयनगर साम्राज्य में आपको बता चुका हूँ कि इस समय में मंदिरों का निर्माण हुआ। तो आपको बीजापुर ले आएंगे तो यहाँ पर आपको मकबरों का निर्माण दिखाई देगा, और मकबरों के साथ में गोल गुंबदों का सबसे अच्छा नमूना दिखाई देगा। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी बना हुआ है, जो आदिल शाह का मकबरा जो है वो उसी में है। और इस मकबरे की खास विशेषता ये, एक जो गुंबद में है, एक तरफ से अगर आप क्लैप करते हो तो दूसरी तरफ से आवाज रिटर्न आती है, तो मतलब प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यही कहीं ना कहीं बीजापुर के स्थापत्य कला की विशेषता। इसमें बहुत सारे अन्य स्थापत्य कला का भी कहीं ना कहीं आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा, परंतु वर्तमान में अच्छे से देखभाल नहीं किए जाने के कारण हमें बीजापुर के स्थापत्य कला का क्षरण दिखाई देता है। इसलिए ASI, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इस बात को संज्ञान में लिया गया, और बीजापुर के इस जो मकबरे का क्षेत्र आइट साइड में जो भी निर्माण कार्य उसको रोका गया, और इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने की बात पर बल दिया गया वर्तमान में सरकार के द्वारा। यह अभी करंट का इशू था। मांडू हमेशा मध्य प्रदेश के पर्यटन का एक प्रमुख क्षेत्र है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लिए जौनपुर एक प्रमुख रूप से शहर है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके सामने हम 2-4 प्रश्न रखते हैं, और 2-4 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला, तुगलक वंश के समय में स्थापत्य कला का विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा,
सैयद वंश के समय की खास विशेषता क्या थी? इसके बाद में अगला प्रश्न, बीजापुर, मांडू और जौनपुर जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उस समय में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ उसका वर्णन कीजिए। ये आपके सामने हमने 3 प्रश्न रखे। एक छोटा सा प्रश्न ये, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और बहुत अधिक शेयर करिए ताकि वीडियो उन लोगों तक के पहुंच सके। मैं फिर से अपील कर रहा हूं जो लॉकडाउन में पढ़ाई को छोड़ चुके हैं या जिन लोगों के सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुए, ये सब्जेक्ट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग जरूर उसको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को आग्रह कीजिए। धन्यवाद।